नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सेहतनामा। जी हाँ, जिसमें बात होती है आपकी सेहत की, जिसमें बात होती है कि आप कैसे अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं और कैसे आप सेहतमंद रह सकते हैं, जिसमें बात होती है सेहत से जुड़ी समस्याओं की और सबसे ज़रूरी कि कैसे आप उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इस बारे में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जेएस अस्पताल ग्वालियर के कार्डियोलॉजिस्ट विभाग के पूर्व चिकित्सक और परामर्श चिकित्सक डॉक्टर अनुराग सिंह सिकरवार, जो कार्डियोलॉजी और उससे जुड़ी बीमारियों के बारे में और समस्याओं के बारे में जानकारी देंगे। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दिल की बात आपसे करेंगे हम कि दिल को कैसे स्वस्थ रखें और दिल का ख्याल कैसे रखें। सबसे पहले लक्षणों के बारे में जानना चाहूँगी कि वो क्या लक्षण हैं जिससे एक आम इंसान को समझ में आ जाए कि कुछ गड़बड़ अब दिल में है और अब इसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दिल की बीमारियां जो होती है उनकी शुरुआत बहुत मामूली लक्षणों से होती है, जो आगे जाकर के बड़े लक्षणों में तब्दील हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी मेडिकल की भाषा में कहते हैं हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना। कि नॉर्मल डे टू डे जो आप काम कर रहे हैं, चलना फिरना, सीढ़ियां चढ़ना, जॉगिंग करना, एक्सरसाइज करना, इनको करने में आपको दिक्कत महसूस हो रही है और यदि आप ये परेशानियां काफी समय से अनुभव कर रहे हैं और स्लोली ये प्रोग्रेस हो रही है, पहले आप मामूली काम करने में कोई थकान अनुभव नहीं कर रहे थे, परंतु अब थोड़े से काम करने में, चलने में, साइकिलिंग करने में, सीढ़ियां चढ़ने तक में यदि आप थक रहे हैं, थकान हो रही है, किसी की घबराहट हो रही है, किसी तो आप ये हमेशा सोचें कि कहीं ये दिल की बीमारी की शुरुआत तो नहीं। और ऐसे समय में आप अपने डॉक्टर से परामर्श लेकर के अपना एक ईसीजी और ब्लड शुगर और बीपी, ये 3 चीजें नियमित रूप से चेक कराएं। ये सबसे कॉमन और बहुत आसानी से होने वाले स्क्रीनिंग टेस्ट हैं और इनसे स्क्रीन करके आप दिल की बीमारियों से आप ये समझ सकते हो कि आपको ये बीमारी है या नहीं है, स्क्रीन आउट कर सकते हैं। ये तो आपने लक्षणों की बात कही कि ये लक्षण होते हैं और अगर आपको ये कॉमन लक्षण समझ में आए तो आप समझिए कि ऐसा कुछ हो सकता है, अपनी जांच ज़रूर करवाएं। इसके अलावा दिल की बीमारी में जो सबसे ज़्यादा डराती है वो चीज़ होती है कि हार्ट अटैक, जिसके बारे में सुनते हैं और कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और ख़ासकर कोरोना आने के बाद से बहुत ज़्यादा खबरें कि फ़लाँ को कोरोना हुआ था और उसके बाद हार्ट अटैक आया। तो ऐसा लगता है कि कोरोना के बाद तो अपने दिल का और ज़्यादा ख्याल रखने की हमें ज़रूरत है। जी, हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट या मायोकार्डियल इंफार्क्शन हमारी भाषा में जिसको कहते हैं, दिल का दौरा पड़ना, एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारी है और जानलेवा बीमारी है। इसके जो सबसे प्रारंभिक लक्षण होते हैं वो होते हैं छाती में दर्द होना, तेज दर्द होना, दर्द के साथ पसीना आना, यकायक दर्द होगा, सेंटर ऑफ द चेस्ट में आपको पेन होगा, चलने फिरने में घबराहट होगी, परेशानी आएगी। तो इस तरह के लक्षण उत्पन्न होते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगेन से वही एक अपन ईसीजी करें, उसी से पुष्टि होगी कि ये जो लक्षण थे हार्ट अटैक के थे, कार्डियक अरेस्ट के थे या कोई दूसरा कारण था। क्योंकि चेस्ट पेन एक बहुत कॉमन सी कंप्लेन है, कॉमन सा सिस्टम है जो कार्डियक हार्ट से रिलेटेड मामलों में भी हो सकता है और फेफड़े से मिले जुले मामलों में भी हो सकता है और मांसपेशियों से जुड़े हुए केसेस में भी हो सकता है। तो प्रारंभिक दौर में अपने को ये पता होना बहुत आवश्यक है कि ये चेस्ट पेन हो रहा है पेशेंट को, वो उसका कारण क्या है और उसका कारण जानने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप स्क्रीन आउट करें। ये जो मैंने आपको 3 इन्वेस्टिगेशन बताए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट है ईसीजी होना। तो अगर किसी व्यक्ति को इस तरह के लक्षण उत्पन्न होते हैं तो सबसे पहले उसे अपना ईसीजी कराना आवश्यक है। क्या क्या खाएं, क्या क्या ना खाएं, क्योंकि कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़े तो ये बड़ी चिंता की बात होती है। और कोलेस्ट्रॉल के पीछे रीज़न एक बताया जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयल खाते हैं, आपके खाने में तेल की मात्रा बहुत अधिक है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि अरे तेल कम हो तो समझ में ही नहीं आता, सब्ज़ी खाना ही समझ में नहीं आता, इसलिए उनको आदत हो जाती है कि वो ज़्यादा ऑयल खाते हैं और लोगों को ये लगता है कि ज़्यादा ऑयल से ही खाना अच्छा बनता है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर? देखिए, अगर सैचुरेटेड फैट पर खाना यदि ज्यादा आप खा रहे हैं या फैटी कंटेंट बहुत ज्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके
जो लिपिड प्रोफाइल है वो डेरेंज हो जाएगी, खराब हो जाएगी। उसमें दो तरह के जैसे कोलेस्ट्रॉल में आमतौर पर एलडीएल और एचडीएल। एचडीएल जो होता है उसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है और एलडीएल जो है उसे बैड कोलेस्ट्रॉल की संज्ञा दी जाती है। इसके साथ दो और टेस्ट आपको लिपिड प्रोफाइल में मिलते हैं, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। तो यदि आप नियमित तौर पर अपना लिपिड प्रोफाइल कराते हैं तो आप उससे ये जानकारी पा सकते हैं कि आपका ट्राइग्लिसराइड या एलडीएल यदि बढ़ा हुआ है तो निश्चित तौर से आपकी जो लाइफस्टाइल है वो खराब है और आपको अपने खाने में वसा यानी फैट का कट आउट करना चाहिए। आपको तेल जो है और फैट, वसा और घी इनको कट करना चाहिए अपने फूड और ज्यादा से ज्यादा आपको हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल। तेल भी कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऑलिव ऑयल की बात भी आती है, सोया ऑयल भी है, राइस ब्रेन ऑयल भी है, सरसों का तेल भी है। और आप देखिए, आपने देखा भी होगा कि जो पुराने बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं कि सरसों का ऑयल खाओ, ये बहुत अच्छा होता है, लेकिन अब कई तरीके के ऑयल चल पड़े हैं। आज सरसों का तेल बेहतर है, आप सरसों का तेल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप सफोला भी यूज कर सकते हैं या आप राइस ब्रान ऑयल जो आपने बताया, राइस ब्रान ऑयल इज ऑल्सो गुड। मेन जो पॉइंट है वो है सैचुरेटेड फैट की मात्रा को कट करना। जो इसमें डेंजरस कैटेगरी में आते हैं वो घी, फैट, जो अभी आजकल जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, दैट इज वेरी बैड साइड। तो जंक फूड और ऑयल, घी, ये सब आपको कट करना चाहिए। और ऑयल में आप मस्टर्ड ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, सोयाबीन ऑयल, इनको आप सेलेक्ट करें। जी, क्या वो लापरवाहियाँ होती हैं एक इंसान की जिसकी वजह से उसे हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं? वो कौन कौन सी लापरवाहियाँ हैं या वो कौन कौन सी गलतियां भी हम कह सकते हैं जिसकी वजह से ये हार्ट की दिक्कत होती है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है जो मैंने अभी बताया आपको, जंक फूड। डाइट कंट्रोल इज वेरी इम्पोर्टेंट, नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे ज्यादा सेकंड उस पे आता है पायदान पे, वो है सीडेंटरी लाइफस्टाइल। आपकी लाइफस्टाइल कैसी है? आप हमेशा अप एंड अबाउट नहीं रहते, यू आर सीटेड ऑल द टाइम ऑन द चेयर, या आपने ऐसी लाइफस्टाइल बना रखी है कि 12 घंटे में से 10 घंटे तो अपन चेयर पे हैं या बेड में हैं या बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं। सीडेंटरी लाइफस्टाइल भी एक बैड फैक्टर्स में आता है अपार्ट फ्रॉम फूड। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने को अपनी लाइफस्टाइल जो है वो दिनचर्या बड़ी सीरियस और बहुत ही कैलकुलेटेड होना चाहिए। अगर आप गेम्स खेलते हैं, गेम्स नहीं खेलते तो जॉगिंग करते हैं, यदि आप जॉगिंग भी नहीं करते हैं तो आप ब्रिस्क वॉकिंग भी अगर करेंगे 45 मिनट, तो वो भी आपके हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल हो। तो सीडेंटरी लाइफस्टाइल से बचें। दूसरा, मॉर्बिड ओबेसिटी, बहुत ज्यादा मोटापा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मोटापे से बचिए, उसमें भी अभी यही सारी चीजें फैक्टर प्ले होंगे। तीसरी चीज ये है डाइट के अलावा कि आपको अपने दिनचर्या के बीच में समावेश बना के रखना पड़ेगा। एंजाइटी या कोई स्ट्रेस है आपको, तो वो स्ट्रेस भी आपको कट आउट करना चाहिए। ये सारी जो फैक्टर जो डॉक्टर, क्या ये एंजाइटी का कनेक्शन हार्ट से होता है और कितना होता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो मुझे लगता है एंजाइटी के बारे में पता नहीं होता कि एंजाइटी एक्चुअल क्या है, क्योंकि इंडिया में तो भारत में कह दिया जाता है कि अरे कुछ नहीं है, ओवर रिएक्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता, पानी पी लो ठीक हो जाएगा। बेसिकली दो तरह के डिप्रेशन रहते हैं, एंजाइटी या डिप्रेशन या इस तरह की जो बीमारियों की बात करें। एक होता है एंडोजीनस, आंतरिक डिप्रेशन। व्यक्ति उसको एक्सप्रेस नहीं करता, लेकिन अंदर ही अंदर उसको कोई परेशानी चल रही होती है, काफी लंबे समय से होती है और वही स्ट्रेस का फॉर्म ले लेते हैं। तो यदि इस तरह की चीजें चल रही है, आप किसी समस्या से लगातार लंबे समय से परेशान, तो आपको साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए, आपके फैमिली फिजिशियन से मिलना चाहिए। वो आपके लक्षणों का आकलन करेगा और उनके बेसिस पे आपको बताएगा कि क्या वाकई में आप डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस, अवसाद, इस तरह की चीजों से गुजर रहे हैं। क्योंकि डेफिनेटली इनका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और आपकी लाइफस्टाइल से संबंध तो है।
और आपकी हेल्थ से भी इसका संबंध हो सकता है, आपकी लिपिड प्रोफाइल से भी रिलेटेड हो सकते हैं चीजें। तो आपको इन सब चीजों का प्रॉपर असेसमेंट करना चाहिए फैमिली फिजिशियन से मिलकर के कि कहीं आप इन सब चीजों को शिकार तो नहीं मतलब अगर आपको ज़रा भी लगता है कि कुछ दिक्कत आपको हो रही है तो आप सबसे पहले तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं ज़रा पोस्ट कोविड वालों के बारे में जानना चाहूँगी डॉक्टर, जिनको ऑलरेडी हार्ट डिजीज़ थी और अब पोस्ट कोविड उनको क्या क्या ऐड ऑन करना चाहिए हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, क्या क्या उनको बिल्कुल त्याग देना चाहिए अगर मैं खान पान की बात करूं, या फिर उनका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, क्योंकि हार्ट पे भी असर डालता है। और आप तो क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आपने सुने ही होंगे बहुत सारे केसेस की कोविड हुआ था और हार्ट अटैक हो गया। तो क्या वो कोविड का असर होता है और कोविड की वजह से वो हार्ट अटैक आता है, और जो लोग कोविड के बाद अब अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो क्या करें? देखिए, ऐसा कहना तो बहुत जल्दबाजी होगी कि ये कोविड की वजह से हार्ट अटैक आया था, क्योंकि अभी इसका कोई पब्लिकेशन नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है। तो कोविड एकदम नई बीमारी है, आपने देखा। तो अभी हम किसी भी चीज को बिल्कुल तथ्य के धरातल पे नहीं कह सकते कि उस किसी व्यक्ति को कोई कॉम्प्लिकेशन आए कोविड के बाद, तो वो कोविड की वजह से थे या फिर किसी प्रीमॉर्बिडिटी की वजह से थे। हाँ, ये देखा जरूर गया है कि पोस्ट कोविड में कई लोगों को हार्ट अटैक आया, कोविड के दौरान भी हार्ट अटैक आया। तो ये या तो कोविड की वजह से भी हो सकता है, या पुरानी उनकी जो कोमॉर्बिड लाइफस्टाइल रही, उनको ओबेसिटी रहा, उनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, या पुरानी कोई हिस्ट्री है जिसकी कार्डियोवास्कुलर डिजीज थी, वो एग्जर्बेट हो गई। तो ये तो एक रिसर्च का मैटर है। बहरहाल पोस्ट कोविड में लोगों को ध्यान जरूर रखना चाहिए। ध्यान इन्हीं चीजों का रखना चाहिए, अपनी दिनचर्या का, खान पान का, या वो किसी अवसाद या डिप्रेशन से ग्रसित तो नहीं है, इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और जहाँ तक फूडिंग का सवाल है, तो फूड के लिए जो है हाई फाइबर डाइट जो है, संतुलित आहार, बैलेंस डाइट जो रहता है, जिसमें एक निश्चित मात्रा में प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट की मात्रा कम हो, तो ऐसा डाइट उनको सेलेक्ट करना चाहिए। जो लोग किसी प्रीमॉर्बिडिटी से अफेक्टेड है, उनको अपने डाइटिशियन से मिलना चाहिए और एक डाइट चार्ट तैयार करना। जैसे डायबिटिक्स हैं या क्रॉनिक किडनी के जो मरीज हैं, या जिनको सीएनडी क्रॉनिक लिवर डिजीज चल रही है, तो उनका जो डाइट होता है वो स्पेशलाइज होता है, और वो डाइट उनको अपने डाइटिशियन के साथ मिलकर के तैयार करना चाहिए। पोस्ट कोविड में सबसे ज्यादा जो समस्याएं आ रही है वो है फटीग की। पोस्ट वायरल एक्सीमिया होता है, जिसको क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम कहते हैं। ज्यादातर लॉन्ग वायरल जो डिजीजेस से लोग रिकवर कर जाते हैं, उनको इस तरह की परेशानियां होती हैं। उनकी बॉडी अभी रिसेंटली एक बड़ी बीमारी से लड़के उभर रही होती है, तो वो जो फिजिकल विगर है, जो स्ट्रेंथ है, उसको रिलीज करने में उनको टाइम लगता है। और डेफिनेटली ऐसी स्थिति में डाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो डाइट उनको एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए, और यदि जरूरत पड़े तो वो अपने डाइटिशियन से भी मिलेंगे। हाइपरटेंशन के जो लोग होते हैं उनको भी बहुत दिक्कत होती है, हार्ट के डिसीज़ की भी परेशानी हो जाती है कई बार। तो हाइपरटेंशन को कैसे कंट्रोल किया जाए डॉक्टर, क्योंकि मेडिसिन ही आती हैं या उसके अलावा कोई और तरीके हैं जिनको अपनाकर हम हाइपरटेंशन को कम कर सकते हैं? देखिए, हाइपरटेंशन को मेडिकली एक कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है, जैसे प्री हाइपरटेंशन। पेशेंट प्रॉपर्टी हाइपरटेंशन नहीं है, लेकिन प्री हाइपरटेंशन नॉर्मल भी नहीं है। जैसे 120/80 अगर अपन कहें कि किसी व्यक्ति का मानक, एक नॉर्मल व्यक्ति का मानक ब्लड प्रेशर जो है 120/80 के आसपास होना चाहिए। तो यदि इसके ऊपर वो आता है 130 या 90 के आसपास आ गया, तो ये हाइपरटेंशन भी नहीं माना जाएगा और नॉर्मल भी नहीं माना जाएगा, इसे प्री हाइपरटेंशन माना जाएगा। और यदि 140/90 से ऊपर उसका बीपी हो रहा है और तौर पर होता है, तो ये व्यक्ति एक हाइपरटेंसिव पेशेंट की कैटेगरी में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यदि व्यक्ति हाइपरटेंसिव है, 140/90 से ऊपर उसका बीपी 2 या 2 से ज्यादा ओकेजन पे यदि रहता है, तो उसे मेडिसिन की आवश्यकता है, तो उसका मेडिसिन अपने को स्टार्ट करना। यदि वो व्यक्ति किसी पुरानी बीमारी से ग्रसित, जैसे हाइपरटेंशन का मरीज अगर डायबिटीज या मॉर्बिड ओबेसिटी बहुत अधिक मोटा है, या उसको कोई और बीमारी चल रही है, हाइपोथायरॉइडिज्म लंबे समय से चल रहा है, या ओबेसिटी चल रही है, तो ऐसे प्री एक्जिस्टिंग डिजीज वाले मरीज है, क्रॉनिक किडनी डिजीज वाले मरीज, तो इनके लिए थ्रेशोल्ड लेवल थोड़ा कम आ जाता है। 130-140 के बीच में भी यदि आ रहा है तो आप मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। 130 और 120 के बीच में यदि बीपी आपको मिल रहा है, अगर आप प्री हाइपरटेंसिव स्टेज हैं,
तो इनको आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से बीपी को कम करने के लिए ट्राई कर सकते हैं, जिसको हमारी भाषा में डैश कहा गया, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। तो वो व्यक्ति जो कि अभी हाइपरटेंसिव कैटेगरी में पूरी तरह से नहीं आए और प्री हाइपरटेंसिव स्टेट में, उनके लिए आप डैश का अनुसरण कर सकते हैं, उनकी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं, उनके खाने में कम नमक का यूज कर सकते हैं, लो सॉल्ट डाइट आप, और रेगुलर एक्सरसाइज यूज कर सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, तथा उनकी जो प्री एग्जिस्टिंग प्री मॉर्बिड कंडीशन है, जैसे कि यदि उनको डायबिटीज है, प्रॉपर शुगर कंट्रोल, हाइपोथायरॉयडिज्म, दवा प्रॉपर टाइम से वो खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, अगर किडनी की बीमारी है तो कितने कंट्रोल में, बीमारी को कितना चेक में रखा हुआ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि व्यक्ति प्री हाइपरटेंसिव है तो उन्हें डैश या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आना चाहिए, अगर वो हाइपरटेंसिव है तो उनको डैश अलॉन्ग विद मेडिकेशन दोनों करिए। कुछ बच्चों में बचपन से दिल की बीमारी होती है, कभी किसी के दिल में होल होता है, ये भी एक परेशानी है। इन परेशानियों से कैसे निपटा जाए अगर जन्मजात ये बीमारी हो तो? देखिए, ज्यादातर जो बीमारियां होती हैं वो अपना सिम्टम्स दिखाती हैं, स्पेशली बच्चों में। आप कह रहे हो कि यदि बच्चों में इस तरह की कोई बीमारी है तो अपना सिम्टम जरूर दिखाए। बच्चे के अंदर नीलापन आना, सांस फूल जाना, ऑक्सीजन की एकदम से कमी होना, घबराहट होना, या उसका हमने जो प्रिलिमिनरी चेकअप किया उसके दौरान कोई ऐसी बात सामने आती है कि इसको कोई और अंदर बीमारी चल रही है, तो उसमें इवेल्युएशन, कार्डियक इवेल्युएशन, जैसे कि आप ईसीजी कर सकते हैं और आप इको कराएं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसका एक 2 डायमेंशनल इको कार्डियोग्राफी जांच जो होती है वो अपन कराएं, जिसमें हमें ये पता चल जाएगा कि उसको कोई कार्डियक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज बचपन से कोई बीमारी नहीं चल गया है, या कोई वेल्युलर डिफेक्ट है, या कोई ऐसी बीमारी है जो अभी तक एक्सप्रेस नहीं हुई, और अब कई बार 1 साल के बाद, 1.5 साल, 2 साल के बाद उस तरह के सिम्टम्स एक्सप्रेस होते हैं, तो फर्स्ट सिम्टम पर या पहले ऐसी लक्षण जो उत्पन्न होने से जो कि अनयूजुअल लग रहा है, अस्वाभाविक लग रहा है, आपको सबसे पहले इवैल्यूएशन कराना चाहिए और 2 डायमेंशनल इको कार्डियोग्राफी कराना चाहिए। डॉक्टर, हार्ट अटैक के बारे में जानना चाहूँगी। सडन आता है, लोगों को नहीं समझ में आता। एक चीज़ और देखिए, हार्ट अटैक की उसका टाइम कई बार ना 3 से 5 के बीच होता है। कुछ मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आप लोगों की लैंग्वेज में से कुछ साइलेंट कुछ कहते भी हैं। अब उस टाइम पे वो सडन रात का समय है, क्या हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि पेशेंट के साथ क्या कुछ उस समय उसके साथ करना चाहिए जिससे उसको राहत मिले, और डॉक्टर के पास जाने तक का जो समय है वो जो है बीत जाए, उसमें टेंशन ना रहे और मरीज को सही इलाज मिल जाए? देखिए, जो आप कहना चाह रहे हैं उसे सडन कार्डियक डेथ नाम दिए हैं, सडन कार्डियक डेथ, और इसको प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसा मैंने आपको भी बताया, हर बीमारी अपना टेल साइन दिखाती है, अपने लक्षण जरूर दिखाएगी, और यूजुअली हार्ट की बीमारियों में एक आइस ग्रोथ फिनोमेना होती है, जैसे कि आइस को आप देखेंगे पानी के ऊपर आपको कम दिखेगी, लेकिन पानी के नीचे एक बहुत बड़ा पार्ट उसका। सिमिलरली हार्ट की जो बीमारियां हैं वो सिम्टम्स अपनी शो ऑफ करेंगी और ये बताएंगी कि भाई ये लंबे समय से किसी व्यक्ति को बीमारी चल रही थी, या तो वो अपने सिम्टम्स को इंटरप्रेट नहीं कर पाया, या उसने डॉक्टरी सलाह लेने के। तो सबसे पहले तो हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन ये रखना चाहिए पेशेंट को, यदि इस तरह के सिम्टम लंबे समय से उसे आ रहे हैं तो अपना इवैल्यूएशन कराना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो लंबे समय से इवैल्यूएशन नहीं करा रहे और इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं उनको सडन कार्डियक डेथ होने के चांसेस ज्यादा है। दूसरा, आपने कहा कि जैसे इस तरह के सिस्टम रात में उत्पन्न हुए तो क्या करना है, आपको 1 घंटे के अंदर या 90 मिनट के अंदर अंदर हॉस्पिटल तक एक्सेस होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये टाइम इम्पोर्टेंट होता है, और यूजफुल जो इंटरवेंशन का समय होता है वो वही 1 आवर या 90 मिनट होता है। एक कंडीशन होती है रेस्क्यू पीसीआई जिसको कहते हैं, यदि आपको इंटरवेंशन नहीं मिला, मेडिसिन नहीं मिला, तो 1 या 1.5 घंटे के अंदर अंदर जो आर्टरी आपकी ब्लॉक होती है, उसकी वजह से अटैक आना, उसका ओपन होना बहुत जरूरी है, रीनल फ्लोराइजेशन होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आपका जो डोर टू विजिट टाइम है, डोर टू विजिट टाइम आपका 90 मिनट्स होना चाहिए, आपको 90 मिनट्स के अंदर अंदर रेस्क्यू पीसीआई के लिए जाना है। तो उसके प्रिवेंशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है
आई टेस्ट को सस्पिशन रखना चाहिए। और यदि व्यक्ति पहले से किसी मेडिकेशन पर चल रहे हैं वो अपने मेडिकेशन को लगातार लेते रहें, कंटिन्यू अपने डॉक्टर से सलाह लेते रहें। और यदि हाल ही में उनके सिम्टम्स में किसी तरह की बढ़ोतरी अगर आ रही है तो आप हॉस्पिटलाइज हों या जैसा आपके डॉक्टर आपको सलाह देते हैं वैसा आप करें, FQPCI के लिए जाएं, ताकि होने वाले खतरे से बचा जा सके। हार्ट अटैक पहला आता है तो कहते हैं ख़तरा थोड़ा कम होता है, उसके बाद आता है या थर्ड आता है तो बहुत ख़तरनाक मामला होता जाता है। पहला हार्ट अटैक अगर किसी को आया है तो उसके बाद अपना ख्याल कैसे रखें, क्या क्या फिर, क्योंकि मुझे लगता है उसके बाद ही लाइफस्टाइल पूरी तरीके से चेंज हो जाती होगी कि पहले आने से पहले तो चलो पता नहीं है कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन सडन हार्ट अटैक आया तो उसके बाद क्या क्या ख्याल रखें कि दूसरे की नौबत ना आए। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि यदि आप किसी प्री-एक्जिस्टिंग बीमारी से अगर लड़ रहे हैं, डायबिटीज है या आप क्रॉनिक किडनी डिजीज है आपको या पहले से कार्डियोवास्कुलर डिजीज चल रहे हैं तो उसका पूरा इवैल्यूएशन होगा। अगर अभी रिसेंटली आपको मायोकार्डियल इंफार्क्शन में हार्ट अटैक आया हो तो आप अपना एंजियोग्राफी जरूर कराएं। एंजियोग्राफी में आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी एक वेसल ब्लॉक है, 2 ब्लॉक है या बहुत ज्यादा ब्लॉकेड है। तो उसमें ये डिसाइड होगा कि अब आगे आपको स्टेंटिंग करानी है, PCI कराना है या आपको बाईपास कराना है, इसका फैसला हो। और यही आपकी आगे की प्रॉब्लम को भी डिसाइड करें। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि यदि आपको एक बार मायोकार्डियल इंफार्क्शन करना पड़ेगा तो आप एंजियोग्राफी के लिए जाए, फुल कार्डियक इवैल्यूएशन के लिए जाए और जो भी इंटरवेंशन इसमें चाहिए हमारे पास के लिए एडवाइस किया हुआ है डिपेंडिंग ऑन योर। यानी कि बहुत ज़रूरी है और ये कई बार तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों का अमल करके ही दिल की बीमारी से बचा जा सकता है और अपने आप को सेहतमंद रखा जा सकता है। डॉक्टर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। मुझे उम्मीद है कि सबको बहुत समझ में आई होगी ये जानकारी और सबके बहुत हित के लिए ये जानकारी थी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।